Lecture number 9: Shallow copy, deep copy, and copy constructors in C++. Member-wise assignment. The assignment operator may be used to assign one object's data to another object or to initialize one object with another object's data. By default, each member of one object is copied to its counterpart in the other object. Like other variables, objects may be assigned to one another using the assignment operator. लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो ऑब्जेक्ट्स में काम करता है ये मेंबर वाइज असाइनमेंट है जो काउंटर पार्ट या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कापी होते हैं यानी ऑब्जेक्ट वन जो है ओबीजे टू इक्वल टू ओबीजे वन तो और ये दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हों तो इसके जो सब वेरिएबल्स होंगे फर्स्ट केस में वेरिएबल ए हैं तो इस ए की वैल्यू इस ओबीजे टू की ए में कॉपी हो जाएगी। अगर वेरिएबल बी है तो इस बी की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की बी में स्टोर हो जाएगी। इसको मेंबर्स वाइज असाइनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लास है क्लास बी, उसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं या वेरिएबल्स है वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री एंड एक 4 साइज़ की एरे है। इसमें पब्लिक मेंबर्स में देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें 3 इंटीजर्स वैल्यू पास हो रही हैं और वो इंटीजर वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स को मिल रही है वेरिएबल 1, 2, 3 को। और एक और अब फंक्शन है जिसमें हम एरेज की वैल्यू असाइन करते हैं, यूज़र से लेते हैं और यहाँ पे शो मेथड में पहले एरेज की वैल्यू शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही हैं और फिर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे बी ओबीजे बी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्लास बी का, उसमें 3 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ 20, 30 एंड 50। तो इसके साथ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, पैरामीटराइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ओबीजे बी जो अभी ऑब्जेक्ट्स बना है उसके वेरिएबल 1 को 20 मिल जाएगी, उसके वेरिएबल 2 को 30 और वेरिएबल 3 को 50 मिल जाएगी। उसके बाद ओबीजे बी डॉट गेट डेटा, तो हम एरेज की वैल्यू देते हैं यूज़र से। फर्स्ट का हम एरे की वैल्यू देते हैं 10, 20, 25 एंड 30। अब उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया बी ओबीजे बी टू, एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और ओबीजे बी टू इक्वल टू ओबीजे बी वन। तो इसका मतलब है कि ओबीजे बी वन जो यहाँ पे हमने उसके वेरिएबल 1 को 20, वेरिएबल 2 को 30 और वेरिएबल 3 को 50 असाइन की थी, तो ये सारे मेंबर्स अब इस ओबीजे बी टू के मेंबर को में कॉपी हो जाएगी। यानी इसके जो वेरिएबल 1 इसमें 20 कॉपी हो जाएगा, वेरिएबल 2 में 30 और वेरिएबल 3 में 50 और इसके एरे में इस ओबीजे बी के एरे की वैल्यूज़ कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे शो मेथड में देखिए ओबीजे बी टू मैंने शो की है तो शो में देखिए वही वैल्यू प्रिंट हुई जो ओबीजे बी जो इस सब्जेक्ट में थी। वो क्यों प्रिंट हुई? क्योंकि यहाँ पे उस सब्जेक्ट की वैल्यूज़ कॉपी हो गई तो उसको मेंबर वाइज असाइनमेंट कहते हैं। दिस स्टेटमेंट ओबीजे बी टू इक्वल टू ओबीजे बी कॉपीज द वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 एंड एरे ए आर, जो एरे है उसमें member variable of objb directly into the variable 1, variable 2, variable 3 and array member variable of obj b2, यानी obj b के मेंबर्स कॉपी हो जाएगी डायरेक्टली obj b2 में। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स की इक्वलिटी। ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी दो तरह की इक्वलिटी है कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो वो दो डिफरेंट मेथड से या दो डिफरेंट तरीक़ों से वो इक्वल हो सकते हैं। उसमें एक होता है शैलो इक्वलिटी, दूसरा है डीप इक्वलिटी, कि वो डीपली इक्वल है या शैलो इक्वल है। शैलो इक्वलिटी क्या है? शैलो इक्वलिटी आल्सो रेफर टू एज वन लेवल इक्वलिटी। द आइडिया बिहाइंड शैलो इक्वलिटी इज दैट two objects are equal in a shallow way if they store the same values for non-dynamic attributes and their corresponding pointer attribute refer to exactly the same objects। दो ऑब्जेक्ट्स अगर वो हमारे पास तो वो शैलो वे में वो किस तरह इक्वल होंगे?
जिनके नॉन डायनामिक एट्रीब्यूट्स में जो वेरिएबल्स हैं उनमें सेम वैल्यूज़ होंगी और उन दोनों में जो पॉइंटर्स होंगे वो सेम एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफ़र हो। डेफिनेशन शैलो इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो एक क्लास के, सेम क्लास के, एक्स एंड वाई नाम हो उनके ऑब्जेक्ट से, टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम टाइप आर इक्वल इन अ शैलो वे में इक्वल हो इफ़ दियर रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स आर इक्वल इन 1 to 1, the ith attribute of the x should be equal to the ith attribute of y according to the following criterion। तो ये नीचे जो तीन कंडीशन है वो भी ट्रू होना चाहिए। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में कंप्लीट एक लेक्चर है, पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप कौन से? बुलियन, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, यानी सिंपल वेरिएबल हो उसको प्रिमिटिव टाइप्स कहते हो। यानी अगर एट्रीब्यूट सिंपल वेरिएबल हो, द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट शुड बी द सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में उनकी जो वैल्यूज़ होगी वो सेम होनी चाहिए। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ अ पॉइंटर, यानी अगर एट्रीब्यूट पॉइंटर हो, जिस तरह कैरेक्टर स्टेयर एक, इंट स्टेयर एक, या पर्सन कोई क्लास का ऑब्जेक्ट हो वो भी पॉइंटर हो सकता है। बोथ पॉइंटर शुड बी इक्वल, दोनों पॉइंटर सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों पॉइंटर्स में जो मेमोरी उनकी जो वैल्यू है उनकी, यानी उनमें जो मेमोरी एड्रेस स्टोर है वो सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नोशन ऑफ पॉइंटर इक्वलिटी गिवन अबव। पॉइंटर इक्वलिटी क्या है? कि दोनों में सेम एड्रेस, यानी दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ अ सब ऑब्जेक्ट, अगर एट्रीब्यूट्स ये भी हो सकता है कि किसी क्लास के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, बोथ सब ऑब्जेक्ट्स शुड बी इक्वल इन अ शैलो वे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे टेस्ट वन, तो इसमें तीन वेरिएबल्स है, एक इंटीजर ए, एक इंटीजर बी। ये सिंपल वेरिएबल है, प्रिमिटिव वेरिएबल है, और एक पॉइंटर वेरिएबल है पी, जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हुई है। ये मेमोरी कोई एलोकेट हुई है डायनामिकली रन टाइम पे, और उसके एड्रेस है 0x, ये तो हेक्साडेसिमल को शो करता है, एड्रेस के साथ ही आता है। CC988, तो ये इसके एज ए वैल्यू स्टोर है, यानी ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो दूसरा ओबीजे टेस्ट टू किस तरह शैलो ली या किस तरह शैलो इक्वल होगी ओबीजे टेस्ट टू, उसमें भी एक इंट, ज़ाहिर बात है दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, इंट ए में 200 है तो इसके ए में 200 है, फ्लोट बी में इस सब्जेक्ट के 150.5 है और इसमें 150.5 है, और ओबीजे टेस्ट वन के पी में जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें ये एड्रेस है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी एग्जैक्ट वही एड्रेस है एज ए वैल्यू। तो जब सेम वैल्यू हो दो पॉइंटर्स में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंटर्स एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ये दो ऑब्जेक्ट शैलो इक्वल हैं, ये दो ऑब्जेक्ट शैलो इक्वल हैं। और दूसरा है डीप इक्वलिटी। अब डीप इक्वलिटी क्या है और आप उसको नोट करें कि क्या डिफरेंस है। डीप इक्वलिटी आल्सो रेफर टू एज अ स्ट्रक्चर इक्वलिटी। द मीनिंग ऑफ डीप इक्वलिटी इज दैट two objects will be considered equal if they have the same runtime structure with identical value in its non-dynamic attributes at any point of that runtime structure. Definition: two objects x and y two objects x and y of the same type are equal in a deep way if their respective attributes are equal 1 to 1, the ith attribute of x should be equal to the ith attribute of y according to the following criterion। इसमें भी तीन क्राइटेरिया है। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप बुलियन, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर, द वैल्यूज ऑफ दैट एट्रीब्यूट शुड बी द सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट। ये जो कंडीशन है ये शैलो कॉपी में और डीप कॉपी दोनों में सेम है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के जो प्रिमिटिव टाइप्स वेरिएबल है, जो सिंपल वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज़ आपस में सेम होनी चाहिए। जो मेन डिफरेंस है वो इसमें है। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ अ पॉइंटर, जिस तरह कैरेक्टर स्टेयर है, इंट स्टेयर है, कोई पॉइंटर वेरिएबल हो, बोथ पॉइंटर शुड बी डिफरेंट, दोनों पॉइंटर डिफरेंट होने चाहिए। पिछले वाले में था शैलो कॉपी में कि बोथ पॉइंटर शुड बी सेम,
यहाँ पे क्या है, बोथ पॉइंटर्स शुड बी डिफरेंट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू बाय बोथ पॉइंटर शुड बी इक्वल इन अ डीप वे। इसका क्या मतलब है कि पॉइंटर्स डिफरेंट हो, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर जिन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहा हूँ उनमें वैल्यू सेम हो। ये आगे जो डायग्राम में आपको समझ आ जाएगी। इफ़ द एट्रीब्यूट इज़ एन ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स शुड बी इक्वल इन अ डीप वे। ये हमारे पास वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टेस्ट वन। तो ये डीपली किस तरह इक्वल होगा एक और ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट टेस्ट टू के साथ। ये देखिए इसके जो प्रिमिटिव टाइप 200, इसमें वही 200 वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू है और इसमें ये वैल्यू है। इसके पॉइंटर में देखिए हमने कहा शुड बी डिफरेंट। ये देखिए ये एड्रेस है, इसमें इसमें डिफरेंट एड्रेस है। इसका मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये जिन मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उन दोनों मेमोरी लोकेशन में वैल्यू सेम है। इसको डीप इक्वलिटी कहते हैं। तो कॉपी, उसके बाद एक कॉपी क्या है, द कॉपी ऑपरेशन। कॉपी बेसिकली क्या है कि हम सिंपल वेरिएबल में तो कोई मसला नहीं, ए इक्वल टू बी, यानी इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। मैनी इशू दैट हैव बीन शोन रिगार्डिंग इक्वलिटी makes sense also in the case of copy. In particular, we may distinguish between pointer copy and object copy. On the other hand, within object copy, we may refer to shallow copy and deep copy. अब जब हम ऑब्जेक्ट कॉपी कर obj इक्वल टू obj2, तो ऑब्जेक्ट कॉपी में ऑब्जेक्ट शैलो कॉपी हो सकते हैं या डीप कॉपी, यानी जो कॉपी हो जिस तरह शैलो वे में इक्वलिटी और डीप वे में इक्वलिटी की आपको समझ आ गई। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो शैलो कॉपी की, यानी एक अगर दो ऑब्जेक्ट्स में पॉइंटर मौजूद नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पॉइंटर या डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है तो फिर शैलो कॉपी या सिंपल जो असाइनमेंट ऑपरेटर उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को इक्वल करेगा शैलो वे में। शैलो वे का मतलब है कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है उनमें जो पॉइंटर होगा वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मैं अगर इस सब्जेक्ट से उस पॉइंटर को चेंज करूं तो उस सब्जेक्ट के लिए भी वो चेंज हो जाएगा। पॉइंटर कॉपी, कॉपी ऑफ अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट PC2 एंड पॉइंटर कॉपी किया है कि हम फर्ज का ये हमारे पास P इक्वल टू P1 इक्वल टू P2 ये दो पॉइंटर्स हैं। तो पॉइंटर्स में जो जब हम फर्ज का पहले पॉइंटर 1 जो है इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और पॉइंट 2 इस मेमोरी लोकेशन को, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं P1 इक्वल टू P2, तो ये इस P1 में इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा तो वो भी इधर कॉपी हो जाएगा। तो अब दोनों पॉइंटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। इस पैराग्राफ का यही मतलब है। ऑब्जेक्ट कॉपी, ऑब्जेक्ट कॉपी जो है शैलो वे में भी हो सकते हैं और डीप वे में भी हो सकते हैं, लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर शैलो वे में है। A shallow copy of an object C2 onto another object C1, यानी C2 equal to C1 overrides the state of C1 so that C1 and C2 are shallow equal। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं शैलो वे में। Any C++ class have a predefined assignment operator which perform a shallow copy. This operator may be overloaded if necessary। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है असाइनमेंट ऑपरेटर का ये शैलो वे में है, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में दूसरे लेक्चर में हमने करना है। अब शैलो कॉपी क्या है इसकी आपकी समझ आ गई। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यू असाइन की है, इसकी प्रिमिटिव ए में ये वैल्यू असाइन की, बी में ये वैल्यू असाइन की, और इसको पी की बी डायनामिकली रन टाइम पे हमने मेमोरी असाइन की है। तो अगर हम लिखें obj test2 इक्वल टू obj test1, तो ये किस तरह काम करेगा, ये 200 यहाँ पे कॉपी करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी करेगा, और ये जो इसका एड्रेस है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। जब इसमें कॉपी हो जाएगा तो ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ये दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब शैलो कॉपी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसके बाद इस इक्वल के बाद मैं अगर इस पॉइंटर को इस पॉइंटर की वैल्यू यानी स्टेरिक P इक्वल टू 500 की बजाय 600 करो तो वो यहाँ पे 600 हो जाएगा।
तो इसका मतलब है वो इस सब्जेक्ट के लिए भी चेंज हुआ और इस सब्जेक्ट के लिए भी चेंज हुआ। और डायनामिकली जब एलोकेट करते हैं तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड से उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट के लिए मैंने ये मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय कर दी तो वो उसके लिए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है उसमें, वो प्रैक्टिकली भी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा इसी लेक्चर में। ऑब्जेक्ट डीप कॉपी क्या है? डीप कॉपी ये है कि अब जब हम डीपली कॉपी करते हैं तो वो डीपली इक्वल होनी चाहिए। डीपली डीपली कॉपी क्या है कि ये हमारे पास एक, अच्छा डीप कॉपी क्या है? डीप कॉपी ये है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, पिछले शैलो कॉपी में भी आपने देखा था। अब डीप कॉपी जब हम लिखते हैं ओबीजे टेस्ट टू इक्वल टू ओबीजे टेस्ट वन, तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होगी, वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद वैल्यूज़ कॉपी होगी। इसमें भी देखें ये 500 है, इसमें इसमें भी 500 है, लेकिन इसमें जो पॉइंटर है वो दोनों डिफरेंट है। अब अगर मैं इसके बाद ओबीजे टेस्ट 2 में पॉइंटर की वैल्यू स्टेरिक पी की वैल्यू 500 की बजाय 600 करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600। तो इसका मतलब है कि वो इस पे इफ़ेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के जो पॉइंटर है उस पर इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो डीप कॉपी का ये फ़ायदा है। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, when an object is created compiler automatically create a copy constructor। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? वो बेसिकली डीप कॉपी के लिए यूज़ होते हैं। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दो फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर इन आवर क्लास, और हम खुद भी इनको ओवरलोड या इनको डिफाइन कर सकते हैं। when we assign an object to another object of the same class, जब हम एक ऑब्जेक्ट और सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, then either copy constructor और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी कॉल्ड। तो इसमें ये या तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है या ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ की है। If we assigning an object to another object at the time of declaration, then copy constructor is called। जब हम इनिशियलाइज, बेसिकली जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं तो फिर क्या कॉल होते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास नेम ऑब्जेक्ट वन, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट ओबीजे टू इक्वल टू डिक्लेरेशन के साथ कोई और ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है, तो इस सूरत में यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। या हम इस तरह भी इस स्टेटमेंट को हम, ये स्टेटमेंट जो है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट टू, उसमें पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन। ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ ये असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन, जब डिक्लेरेशन के बाद हम असाइन करते हैं तो फिर क्या कॉल होते हैं? ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होते हैं। वो किस तरह होते हैं? क्लास नेम ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू, यानी कोई और ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर है तो ये बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट वन को कोई वैल्यू असाइन हुई, तो इस सूरत में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा बल्कि ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर। स्पेशल कंस्ट्रक्टर में स्पेशल फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड विद another object's data। For example, class name object2 equal to object1। A copy constructor is a member function which initializes an object using another object of the same class। A copy constructor has the following general function prototype। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम, ज़ाहिर बात है कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, तो उसका नेम सेम होता है एज क्लास नेम, फिर उसके बाद कांस्टेंट, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं। तो ये सिंटैक्स है कॉपी कंस्ट्रक्टर का।
कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? इन एवरी क्लास द कंपाइलर ऑटोमेटिकली सप्लाइज बोथ ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इफ़ यू डोंट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड देम। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या ऐड करते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और चीज़ें, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। Both of these member function perform copy operation by performing a member wise copy, shallow copy from one object to another। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है या कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जो कंपाइलर प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों मेंबर वाइज, दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेंबर वाइज असाइनमेंट करते हैं, यानी शैलो वे में कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। प्रॉब्लम्स क्या है? शेलो कॉपी का इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम इनिशलाइज करते हैं तो शेलो कॉपी से प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स की जो डायनामिक मेमोरी लोकेशन होती है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। पास, और ये उस वक्त भी आ सकता है, पास एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू टू अ फंक्शन आर व्हेन वी रिटर्न बाय वैल्यू, या असाइन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये शेलो कॉपी की प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये फर्स्ट का हमारे पास एक क्लास है, क्लास है प्राइवेट, उसके एक्स वाई जी वैल्यूज़ हैं, तो उसकी गेट डेटा मेथड में इनको ये वैल्यूज़ में असाइन कर 33, 54 एंड ये वैल्यू। और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके बॉडी में कुछ नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्टर ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर है। पिछले स्लाइड में अगर आपने सिंटैक्स देखा है, क्लास नेम ए, कांस्टेंट ए, एड्रेस साइन P2। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैं बेसिकली सिर्फ x की वैल्यू और y की वैल्यू में मॉडिफाई कर रहा हूँ, बाकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। और डिस्प्ले में फिर तीनों वैल्यू मैं डिस्प्ले करता हूँ। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ a इक्वल टू P1, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ P1 की जो x में वैल्यू हो जाए P1 डॉट गेट डेटा, तो इसका मतलब P1 की जो x में है उसमें क्या 33 स्टोर हो जाएगा, y में 54 एंड z में 459। उसके बाद मैं लिखता हूँ a इक्वल टू P2 इक्वल टू P1, या उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन उसको इनिशलाइज कर रहा हूँ P1 से। तो अब ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये जो इनिशलाइजेशन है ऑब्जेक्ट की, इसमें अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हम प्रोवाइड नहीं करते, कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। उसमें मैंने तो सिर्फ दो वेरिएबल्स को मॉडिफाई किया है, तो वो कंपाइलर तीनों को मॉडिफाई करते हैं P1 की वैल्यू से। यहाँ पे मैं सिर्फ दो को, x को और y को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो P2 डा डिस्प्ले, जब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो क्या होगा, इफ़ यू यूज़ ए, यानी एक और ऑब्जेक्ट बना P2 इक्वल टू P1 आर ए P2, उसमें P1 पास कर रहा हूँ, इन मेन फंक्शन रिजल्ट विल बी x 33, 54 एंड इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट से जब मैं ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं उसमें तो सारे वैल्यूज़ कॉपी होती हैं, लेकिन यहाँ को मैंने रीडिफाइन किया, मैंने खुद कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कोड में लिखा है और मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स की वैल्यू मॉडिफाई कर रहा हूँ। Because these two statement is calling copy constructor, in copy constructor function we only modify the value of x and y. Note if we use a equal to P2, P2 इक्वल टू P1, फिर क्या होगा, फिर सारी वैल्यूज़ कॉपी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, असाइनमेंट ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। यूजिंग कांस्टेंट पैरामीटर इन कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम इसको कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास होता है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम लिखते हैं ए P2 इक्वल टू P1, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते ए P2 उसमें P1 पास करते हैं, तो ये जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, P1 जो है ना एज ए रेफरेंस, बाई वैल्यू नहीं बाई रेफरेंस पास होगा। तो इसमें कांस्टेंट से क्या होगा कि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होगी, कॉपी हो जाएगी, शैलो कॉपी। अब शैलो कॉपी क्या है, ये हमारे पास एक
क्लास है एग्जाम्पल, क्लास का नाम एग्जाम्पल है, उसमें प्राइवेट मेंबर हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड स्टैटिक पीटीआर। और पब्लिक एग्जाम्पल, इसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो पीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको एक नीव फ्लोट, क्योंकि फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट मेमोरी लोकेशन उसको असाइन होगी। तो जब ये असाइन होगी, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसके जब ऑब्जेक्ट बनेगा एग्जांपल ऑब्जेक्ट वन जब बनेगा तो क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट वन क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट वन इस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बगैर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है कि इसका जो पॉइंटर है उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है, तो ये मेमोरी एलोकेट होगी और इसकी एड्रेस इस पॉइंटर में सेव हो जाएगी। उसके बाद obj1 डॉट सेट डेटा, सेट डेटा ये मेथड जब कॉल होगा तो वेरिएबल वन में पहली वैल्यू, इसमें दूसरी वैल्यू, और पॉइंटर की जो वैल्यू कौन सी तीसरी, तो इसमें 1 स्टोर होगा, इसमें 2 और इसमें 3 स्टोर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, या इसको इस तरह भी एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 उसमें पास हो रहा है ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 जब क्रिएट होगा तो इसके साथ जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये स्टेटमेंट हो ये हो, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो वो ये है, और ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पास हो रहा है। तो जो पास हो रहा है ये obj1, इसकी जो वेरिएबल 1 है वो ये जहाँ से कॉल की ऑब्जेक्ट 2 में स्टोर हो जाएगी, ये 1 ये 2 और ptr, और ये दोनों इसमें भी यही वैल्यूज स्टोर हो जाएगी सेम। अब उसके बाद obj1 डॉट डिस्प्ले में अगर obj1 की, अच्छा उसके बाद मैं लिखता हूँ obj2 डॉट सेट डेटा, obj2 से मैं अब सेट डेटा को कॉल करता हूँ, उसमें 10 30 एंड 5 देता हूँ। तो obj2 से जब सेट डेटा कॉल होगा तो वेरिएबल 1 में क्या उसका स्टोर हो जाएगा, 1 की बजाय 10, और यहाँ पे 30, और यहाँ पे जो उसका पॉइंटर है ये जिसको पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 5, 3.5 की जगह पहले 3.5 स्टोर था, अब वो ओवरराइट हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी वही 5 है। अब अब मैं obj1 डॉट डिस्प्ले डेटा एंड obj2 डॉट डिस्प्ले डेटा, ये जब मैं कॉल करूँगा तो दोनों से जो ये वैल्यू है वो दोनों में मॉडिफाई हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स में। ये एग्जाम्पल है, वही कोड है जो पिछले उसमें था। तो क्या होगा कि अब देखिए ऑब्जेक्ट 1 में भी 5 और ऑब्जेक्ट 2 में भी 5 डिस्प्ले हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में हालांकि हमने 3.5 कॉपी किया था। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होगा, दोनों में इसमें 3.5 और इसमें 3.5, तो ये शेलो कॉपी का जो नुकसान है वो ये है कि शेलो कॉपी में दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। और ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, अगर हम इसको रिमूव भी करें तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली ऐड करेगा, फिर भी यही काम करेगा। अगर हम दोबारा ऐड कर दें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें अंदर कोड सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ से क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं इसकी बजाय ऐसा ही लिखूँ कि एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1।
अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडेड है वो होगा। देखिए अभी वो कॉपी हो गई सारी उसी तरह, लेकिन अब वो जो यहाँ पे था कॉपी कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब इस तरह हो या obj2 इक्वल टू obj1 हो, तो फिर क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब है वो भी कॉल हुआ। अब देखिए obj1 में मैंने इसकी वैल्यू 3.5 सेट की थी, लेकिन यहाँ पे obj2 डॉट सेट में जब मैंने obj2 की वैल्यू पॉइंटर की चेंज की, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट1 की वैल्यू भी चेंज हो गई, वो शैलो कॉपी की वजह से हो गई। अब डीप कॉपी में क्या है, देखिए बाकी कोड सेम है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसमें जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसकी वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन करने से पहले क्या करता हूँ कि उसके पॉइंटर को एक और डायनामिक मेमोरी असाइन करता हूँ, फिर उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। तो इसकी अगर मैं कोड दिखाऊँ, इसमें देखिए यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में पहले दूसरे पॉइंटर को मेमोरी लोकेट होगी, उसके बाद वैल्यू चेंज होगी। अब देखिए पहले वाले ऑब्जेक्ट में वैल्यू 3.5 है और दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब है कि पहले ऑब्जेक्ट की पॉइंटर जो वो अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और दूसरे की जो पॉइंटर है वो दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इसको डीप कॉपी कहते हैं। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो अगर हम नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका शैलो वे में है, शैलो कॉपी करते हैं, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी से फिर चेंज कर सकते हैं, डीप कॉपी करने के लिए चेंज करते हैं। अगर किसी क्लास में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रही, कोई पॉइंटर नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, फिर शैलो कॉपी, फिर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई डायनामिकली मेमोरी इसी तरह एलोकेट हो रही है, फिर कॉपी करने में प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम शैलो कॉपी की वजह से हो रही है। उसको रिमूव करने के लिए या उसको जो है ना कवर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ कंप्लीट कोर्स के लिए आप ये विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं।